दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वेनेजुएला देश के बारे में बहुत सी बातों को जाना, बहुत से फैक्ट्स को जाना कि कैसे वेनेजुएला एक समय पर दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था, जहां आज से 40-50 साल पहले यूरोप के बड़े बड़े देशों के लोग काम करने आते थे, इस देश में रहने आते थे। 1950 और 60 के दशक में वेनेजुएला में इतनी ऊंची इमारतें थीं कि दुनिया उन्हें देखकर चौंकने लगी थी। लेकिन आज का जो वेनेजुएला देश है वो पूरी तरह से डगमगा चुका है। फिर चाहे यहाँ की अर्थव्यवस्था हो, करेंसी हो या फिर आम लोगों की जरूरत की सबसे महत्वपूर्ण चीजें जैसे कि पढ़ाई लिखाई, विकास, बिजली, पानी, घर, मकान और रोटी, आज वेनेजुएला के लोग अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो केवल एक महीने में 650 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच तनख्वाह पा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिस देश के सरकारी कर्मचारी एक महीना काम करने के बाद केवल 650 रुपए तनख्वाह पाएं, वहाँ की अर्थव्यवस्था के क्या हाल होंगे, वहाँ के आम नागरिकों की क्या हालत होगी। एक समय पर इस देश की सुंदरता को देखने लाखों लोग यहाँ पर घूमने आते थे और इस वजह से भी इस देश को काफी फायदा होता था। अपनी छुट्टियां बहुत सारे विदेशी सैलानी यहीं पर आकर बिताते थे। लेकिन आज मुश्किल से 6 महीने में 2-4 टूरिस्ट ही यहाँ पर आते हैं। 4 साल पहले तो यहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी गिरी थी कि यहाँ के लोग एक दूसरे को ही लूट लिया करते थे। अगर सड़क पर कोई अपनी गाड़ी रोकता था तो उसे किडनैप तक कर लिया जाता था, वो भी कुछ रुपयों के लिए। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 में वेनेजुएला दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्री के रूप में देखा गया था। लेकिन यहाँ की सरकार ने पिछले कुछ 2 सालों में, खासकर पिछले 6 महीनों में अर्थव्यवस्था को सुधारने की काफी कोशिश करी है। जब यहाँ महंगाई अपने चरम पर थी, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा रही थी, लोगों की जेबों में, बैंक अकाउंट्स में पैसे नहीं थे, देश की करेंसी की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, तो ऐसे में जो चोर थे, जो लूटपाट कर रहे थे, उनके पास अब यहाँ लूटने या चुराने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। इसीलिए सारे के सारे चोर वेनेजुएला को छोड़कर करीबी देशों में चले गए। पिछले 2-3 सालों में इस देश के लगभग 10 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। वो या तो वेनेजुएला के पड़ोसी कोलंबिया में अपना जीवन बिता रहे हैं, कुछ ब्राजील में बिता रहे हैं, तो कुछ लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों में। यहाँ पिछले 12-15 सालों में करेंसी को इतनी बार बदला गया है कि इतनी बार उसमें बदलाव लाया गया है कि पिछले जो बैंक के नोट थे उनकी कोई वैल्यू रही ही नहीं। यहाँ तक कि जो नोट 2018 में भी छपा था, आज उसकी कीमत कुछ भी नहीं रही। वो नोट केवल एक कागज के टुकड़े की तरह है। इंडिया के केवल 1000 रुपए यहाँ 5 करोड़ रुपए से ज्यादा वैल्यू रखते हैं। अब इतने सारे जीरो को कैलकुलेटर में भी नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, जिस वजह से लोगों को अपना हिसाब किताब करने में, चीजें खरीदने में काफी परेशानी हो रही थी। इस वजह से यहाँ अब 3 जीरो तो नोटों से हटा ही दिए गए हैं। वेनेजुएला में जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो है आम लोगों के सामने, क्योंकि एक तो यहाँ कमाई ना के बराबर हो रही है, दूसरी यहाँ खाने पीने की चीजें काफी ज्यादा महंगी हैं, जिस वजह से लोगों को अपना घर चलाने, परिवार चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर महिलाओं को, क्योंकि वेनेजुएला में जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर अपने बच्चों के साथ रहती हैं। परिवार में बच्चों के पिता देखने को कम ही मिलते हैं। महिलाओं की जिम्मेदारी पुरुषों से ज्यादा है यहाँ पर, इसीलिए महिलाओं को एक से ज्यादा काम करने पड़ते हैं। यहाँ आपको बाजारों में बहुत सी महिलाएं दिखाई देंगी जो छोटी छोटी दुकानों पर, स्टॉल्स पर या फिर ऐसे ही पटरी लगाकर कुछ न कुछ सामान बेच रही होंगी ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकें। यहाँ के ज्यादातर लोग स्पेनिश भाषा बोलते हैं, लेकिन जिन लोगों को स्पेनिश के साथ इंग्लिश भी आती है वो कुछ अच्छे हालातों में हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे काम करने का ज्यादा मौका मिल जाता है और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी। या फिर जिन्हें इंग्लिश आती है वो साउथ अमेरिका के दूसरे देशों में या फिर यूरोपीय देशों में चले जाते हैं। यहाँ जितनी भी डेवलपमेंट है
विकास है, सड़कें हैं, रोड हैं, वो काफी ज्यादा पुराने हैं। 30 से 40 साल पुरानी इमारतें, उससे भी ज्यादा पुरानी कारें और बसें। पिछले कुछ सालों में यहाँ मुश्किल से आपको कोई नई इमारत या फिर सड़क बनी दिखाई देगी। यहाँ तक कि जो नालियों के ढक्कन हैं, जो सीवरों के ऊपर ढक्कन लगे हैं, वो इतने ज्यादा पुराने हो चुके हैं कि उनका लोहा भी जंग खाकर खराब हो चुका है। देश की करेंसी के बदले ज्यादातर लोग डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ जिनके पास डॉलर हैं वो मानो सोने का जौहरी है। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे लोग आपको सड़कों पर मिलेंगे जो जेब में रखकर सोना बेच रहे होंगे, जिनके बदले उन्हें कुछ डॉलर चाहिए। यहाँ सोने के बदले लोग डॉलर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि जो घर की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो जब अमीर हुआ करते थे तो उन्होंने सोना खरीदा था, लेकिन अब जब वो अपने देश में किसी दुकान पर उसे बेचने जाते हैं तो उन्हें वेनेजुएला की करेंसी में पैसे मिलते हैं, जो अब बिल्कुल भी काम की नहीं है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए ये लोग ऐसे लोगों या ग्राहकों की तलाश करते हैं जिनके पास डॉलर हों और वो बहुत ही कम डॉलर्स में अपना सोना उसे दे देते हैं ताकि वो अपने हालात में सुधार ला सकें। किसी देश को दुनिया जब जानती है जब वहां उस समय की सबसे महत्वपूर्ण चीज मौजूद हो, और वेनेजुएला को भी 1914 से पहले कोई नहीं जानता था। हालांकि यहाँ पहले भी लोग रहा करते थे, पहले भी ये एक देश हुआ करता था, पहले भी यहाँ पर थोड़ा व्यापार था, लेकिन जब 1914 में तेल की खोज हुई तो मानो पूरी दुनिया की नजरें वेनेजुएला पर आकर थम सी गई थी, क्योंकि यहाँ जो तेल मिला था वो इतना ज्यादा था कि पूरी दुनिया में इससे ज्यादा तेल कहीं नहीं। अगर हम आपसे पूछें कि दुनिया में सबसे बड़े तेल के भंडार किस देश के पास हैं, तो शायद आपका जवाब होगा कतर, दुबई, सऊदी अरब या फिर रशिया या फिर दूसरे कोई अरब देश। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वेनेजुएला आज भी वो देश है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल मौजूद है। पूरी दुनिया का 18% तेल केवल वेनेजुएला की धरती के नीचे मौजूद है। सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला के पास ही है और इसी वजह से 1914 के बाद आने वाले कुछ ही सालों में वेनेजुएला के लोगों की तकदीर ही बदल गई थी। पूरी दुनिया ने इस देश से तेल खरीदना शुरू कर दिया था। वेनेजुएला की करेंसी की वैल्यू आसमान छू रही थी। यहाँ पैसों की मानो बरसात शुरू हो चुकी थी। लोग महंगी कारें खरीद रहे थे, अमीरों वाली जिंदगी बिता रहे थे। यहाँ की जो उस समय की सरकार थी वो लोगों को पैसे बांट रही थी। देश की 60% से ज्यादा आबादी अमीरी से कुछ ही कदम दूर थी, जबकि 20 से 30% लोग तो बहुत ही ज्यादा अमीर थे। 1950 और 60 के दशक में ये देश 96% तेल निर्यात करके अपनी करेंसी को मजबूत बना रहा था, क्योंकि सबको सस्ते दामों पर तेल चाहिए था और दूसरों से सस्ता तेल वो ही दे सकता था जिसके पास तेल के सबसे बड़े भंडार हों। और वेनेजुएला खुशकिस्मती से ऐसा ही देश बना था। यहाँ का तेल दुनिया के बड़े बड़े देश खरीद रहे थे, वो भी बोलीवार करेंसी में, जो कि यहाँ की वेनेजुएला की करेंसी है। एक समय पर तो यहाँ की करेंसी काफी मजबूत हो चुकी थी, लेकिन इस देश ने जितना भी पैसा तेल बेचकर बनाया वो उसे किसी अच्छी जगह दूसरे व्यापार में ना लगा पाया। आंख बंद करके यहाँ के नेता लीडर्स पूरी तरह से तेल पर ही निर्भर हो चुके थे। फिर धीरे धीरे दूसरे देशों में, खासतौर पर अरब के देशों में भी तेल की खोज शुरू हो गई। अब समय तेजी के साथ बदल रहा था। जो तेल दूसरे देश वेनेजुएला से खरीद रहे थे वो अब अरब के देशों से उन्हें मिल रहा था। इसके बाद ही यहाँ की करेंसी जो इतनी ज्यादा मजबूत हुई थी वो धीरे धीरे नीचे आने लगी और इस पर हथौड़े का काम किया अमेरिका का वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाना, जिसके बाद तो इस देश का तेल दूसरे देशों ने खरीदना ही बंद कर दिया और यहाँ की अर्थव्यवस्था इस तरह से चौपट हुई, क्योंकि किसी ने ये सोचा ही नहीं कि तेल के अलावा भी कुछ नए व्यापार बनाए जाएं जो इनके भविष्य को सुरक्षित रखें। और आज दुनिया में डॉलर की कीमत है और डॉलर ही व्यापार है। इस वजह से यहाँ पर लोग अब छोटी छोटी चीजों के लिए भी डॉलर ही मांगते हैं। दोस्तों, ये है वेनेजुएला का सबसे बड़ा झुग्गी का एरिया। यहाँ तक कि जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं
उनमें सबसे ज्यादा झुग्गियां यहीं पर हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। ये एरिया काफी ऊंचाई पर बसा है, जो कि वेनेजुएला के किसी और शहर में नहीं बल्कि राजधानी काराकास में है। इसे साउथ अमेरिका की सबसे खतरनाक स्लम एरिया में गिना जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी के क्षेत्र में बसा है। तो यहाँ छोटी छोटी गलियां ऊपर को जाती हैं, उनमें 50 घर बने हैं। एक एक गली में 40-40 घर बने हैं। हम इस स्लम एरिया को इसलिए खतरनाक बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ जल्दी से कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आता। अगर कोई टूरिस्ट है, सैलानी है और वो अगर इस स्लम एरिया को देखना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए एक गाइड हायर करे और वो गाइड खास तौर पर पिटारे का हो, जिसने अपना जीवन या बचपन यहीं पर बिताया हो। उसकी जान पहचान यहाँ पर होना जरूरी है। इसके बाद ही वो सुरक्षित रहकर यहाँ पे घूम सकता है। उसी के बाद पिटारे स्लम एरिया को वो देख और जान सकता है। ये स्लम एरिया 7.3 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 5 लाख लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोग और ज्यादा गरीब हैं, जिनके पास काम नहीं है, और जो थोड़े बहुत लोग काम भी करते हैं उनकी सैलरी बहुत ही कम है। यहाँ जगह की कमी है। छोटे छोटे घरों में 4-5 लोग एक साथ रहते हैं। घंटों बिजली नहीं आती। आमतौर पर रात के समय में गैस नहीं मिलती। घरों में नल लगे हैं लेकिन उनमें पानी नहीं आता। स्लम के लोगों को रोजाना मुश्किल भरा जीवन बिताना पड़ता है। देश के मुकाबले पिटारे में क्राइम ज्यादा होते हैं। यहाँ पर अलग अलग गैंग्स हैं, अवैध चीजें बेची जाती हैं। कानून व्यवस्था यहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं देती। जो पुलिस है वो भी इस एरिया में नहीं जाती, इसीलिए यहाँ जल्दी कोई बाहरी व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता, और इसीलिए पिटारे को वेनेजुएला की सबसे खतरनाक जगह माना जाता है। यहाँ कुछ हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स भी हैं, पर वो केवल नाम के हैं, जिनमें ज्यादा सुविधाएं नहीं हैं। 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजाना इस जगह पर मजबूरी में रहना पड़ता है, जहाँ कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। पिटारे दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, जहाँ हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। ये है दुनिया की सबसे लंबी केबल कार, जिसे मैरिदा केबल कार के नाम से जाना जाता है। ये 12.5 किलोमीटर लंबी है। यहाँ एक समय पर काफी सारे टूरिस्ट आया करते थे। इस केबल राइड से वेनेजुएला की मैरिडा सिटी को आसमान से देखा जा सकता है, जो ऊंचाई से देखने पर बहुत ही सुंदर नजर आती है। 1960 के दशक में ये केबल कार एक मेन टूरिस्ट स्पॉट था। इसे वेनेजुएला ने उस समय पर बनाया था जब ये देश विकास कर रहा था, जब ये देश अमीर था। और उस जमाने में सोचिए भला कौन देश 12.5 किलोमीटर लंबी केबल राइड बनाता होगा। आज से 64 साल पहले इस देश ने दुनिया की सबसे लंबी केबल कार सिस्टम को बना लिया था। 1960 में इसे आम लोगों के लिए खोला गया। केबल राइड करने पर एंडियन पर्वतों के सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं, लेकिन आज ये दुनिया की सबसे लंबी केबल कार राइड खाली पड़ी है। यहाँ मुश्किल से ही कोई बाहरी व्यक्ति आता है, या फिर जो आते भी हैं वो ऐसे लोग हैं जो वेनेजुएला में सबसे अमीर हैं, क्योंकि आम लोगों के लिए इसका टिकट खरीद पाना आज के समय में बहुत ही मुश्किल है। ये जो शहर है मैरिदा, ये समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर बसा है, पहाड़ों के बीच, जिस वजह से इसकी प्राकृतिक सुंदरता आपका दिल जीत लेगी। ऐसे चर्च भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो सदियों पुराने हैं और उनकी अब केवल कुछ दीवारें ही बची हैं। जगह जगह पर झरने देखने को मिलेंगे, पहाड़ों के बीच घास के मैदान और उनमें छोटे छोटे गांव। लोग यहाँ पर आते हैं, घुड़सवारी करते हैं। पूरे वेनेजुएला में गर्मी का मौसम रहता है, लेकिन मैरिदा में पहुंचने के बाद तापमान एकदम बदल जाता है। यहाँ काफी ठंड रहती है। स्थानीय लोग हाथ से बने सामान बेचते हैं। छोटी छोटी मार्केट्स लगती हैं। एक तरह से आप इस शहर को वेनेजुएला का सबसे सुंदर, सुरक्षित और शांत शहर बोल सकते हैं। वेनेजुएला में जितना भी विकास हुआ है वो 50 साल पुराना है। यहाँ जो गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, कारें हैं, वो काफ़ी पुरानी हैं। जो बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं उन्हें देखकर ही बताया जा सकता है कि ये आज की नहीं है। वेनेजुएला के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, जो हर किसी की मदद करते हैं, लेकिन यहाँ के हालातों की वजह से
इनका स्वभाव बदला है। यहाँ के 90% लोग स्पेनिश भाषा बोलते हैं, इसीलिए जब कोई टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो उसे बातचीत करने में काफ़ी परेशानी आती है। स्पेन ने यहाँ पर 300 सालों तक शासन किया था, इसीलिए यहाँ पर स्पेनिश संस्कृति देखने को मिलती है और स्पेनिश ही यहाँ की आधिकारिक भाषा भी है। ये है वेनेजुएला की मेट्रो लाइन, जो कि 1970-80 के दशक में बनाई गई थी। इसका जो भी आर्किटेक्ट है वो 50 साल से ज़्यादा पुराना है। ये मेट्रो राजधानी काराकस को 6 अलग अलग शहरों से जोड़ती है, जिसमें रोज़ाना हजारों लोग सफ़र करते हैं। देखने से ही पता चल रहा है कि मेट्रो कितनी पुरानी है। हालात ऐसे हैं कि इनका मेंटेनेंस भी करना मुश्किल हो रहा है। मेट्रो के कई डिब्बों में एसी काम नहीं करती और एक साथ इतने सारे लोग जब सफ़र करते हैं तो गर्मी इतनी होती है कि पसीने छूटने लगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेनेजुएला में खाने पीने का सामान तो महंगा है, लेकिन यहाँ पर सफ़र करना सस्ता है। यहाँ की मेट्रो का टिकट 5 से 10 बोलीवार में आता है। बस के अलावा मेट्रो यहाँ सबसे ज़रूरी बन जाती है, जिससे लोग अपने काम पर जाते हैं। हालांकि ये काफ़ी पुरानी है, एसी काम नहीं करती, फिर भी ये चल रही है, जो यहाँ के लोगों का समय बचाती है। 50 साल पहले जिस देश के पास मेट्रो थी, सुंदर टूरिस्ट प्लेस थे, नौकरियों की भरमार थी, करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, क्राइम ना के बराबर था, आज वो देश इस हाल में है, यकीन कर पाना मुश्किल है। एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ सालों में वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था वापस से ग्रो कर सकती है, लेकिन कितनी और कितना समय लगेगा इसके बारे में कह पाना मुश्किल है। दोस्तों, वेनेजुएला की वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।